तीन देवरानियों ने कराई दो विधवा जेठानी की शादी। चारों तरफ खुशी का माहौल होता है। सभी लोग बारात में नाचते कूदते जा रहे होते हैं। तभी सावित्री अपनी बड़ी बहुओं से कहती है, अरे मेरी प्यारी बहुओं, यहाँ आराम से क्यों खड़ी हो? चलो नाचो कूदो, आज तुम्हारे तीनों देवरों की शादी है, शादी। अरे माँ जी, आप टेंशन क्यों लेती हो? देखना हमारी वीडियो बना बना कर थक जाएगा वीडियो वाला। हाँ माँ जी, अब देखो हम अपनी देवर की बारात किस प्रकार अपनी देवरानियों के घर तक लेकर जाएंगे। अरे फिर क्या था, दोनों जेठानियां नाचते कूदते अपनी देवरानियों के घर पर अपने तीनों देवरों की बारात लेकर पहुंच जाती हैं। जिसके बाद वो अपने देवरों की शादी धूमधाम से करके अपनी तीनों देवरानियों को अपने साथ घर ले आती हैं और उन तीनों का गृह प्रवेश करती हैं। अरे अपना दाया पैर मारो और घर के अंदर गृह प्रवेश करो, लेकिन उससे पहले तुम्हें हमें नीक देना होगा। बिल्कुल सही कहा आपने, हमारा नीक लेने का हक तो बनता ही है। चलो पहले हमें नीक दो। तीनों देवरानियां अपनी जेठानियों को गृह प्रवेश का नेक देती हैं, जिसके बाद वो घर के अंदर गृह प्रवेश करती हैं। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां होती हैं और सभी लोग एक दूसरे से बातें करते हुए खिलखिला रहे होते हैं। आप दोनों तो बिल्कुल हमारी बड़ी बहन की तरह हो। कभी भी हमसे कोई गलती हो तो हमें अपनी छोटी बहन समझकर माफ जरूर करना। हाँ, हम इस घर में देवरानी और जेठानी की तरह नहीं, बल्कि छोटी बहन और बड़ी बहन की तरह रहना चाहते हैं। अपनी देवरानियों के मुंह से ऐसी बातें सुनकर कल्पना और श्वेता दोनों ही हैरान रह जाती हैं और उन दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जिसके बाद कल्पना और श्वेता दोनों ही अपनी देवरानियों को गले से लगाकर कहती हैं, कुछ भी हो जाए, हम हमेशा बहनों की ही तरह रहेंगे और हम बड़ी बहन होने के नाते तुम्हें डांटेंगे भी और प्यार भी करेंगे। वो पांचों बहुत अच्छे से एक दूसरे से बातें कर रही होती हैं। दूर खड़ी सावित्री ये सब देख रही होती है और अपने मन ही मन सोचती है, आखिर ऐसी कौन सी बात है जो ये पांचों इतनी जोर जोर से हंस रही हैं? सावित्री वहां तुरंत पहुंचती है। जिसके बाद वो पांचों चुप हो जाती हैं। ये देख सावित्री को थोड़ा अजीब लगता है, फिर वो वहां से चली जाती हैं। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन कल्पना और श्वेता दोनों को अचानक से उल्टियां और चक्कर आने लगते हैं। आप मानो या ना मानो, मुझे तो पता है हमारे घर में कोई नन्हा मुन्ना आने वाला है। मैंने तो दोनों के नाम भी सोच लिए हैं। एक का नाम ऋषभ रखेंगे और दूसरे का नाम रेहान। मैं तो दोनों को प्यार से लड्डू और भोलू कहूंगी। क्यों मेरी प्यारी जेठानियों, कोई दिक्कत तो नहीं है? ओहो, तुम भी क्या सोचती रहती हो? ऐसा कुछ नहीं है, अभी डॉक्टर आएंगे तो चेकअप करके सब कुछ बता देंगे। इन तीनों को तो बस बात ही बनाना आता है, इनकी बातों पर ध्यान मत दो कल्पना। कुछ ही देर में डॉक्टर आता है, जिसके बाद वो कल्पना और श्वेता का चेकअप करता है। चेकअप करने के बाद वो खुशी खुशी सावित्री से कहता है, अरे मुबारक हो आपको, आपकी दोनों बहू प्रेग्नेंट है और बहुत जल्दी इस घर में नन्हे मुन्ने बच्चे आने वाले हैं। ये सुनते ही सावित्री खुशी से झूम पड़ती है और अपनी दोनों बहुओं को गले से लगा लेती है। वहीं वो अपनी तीनों छोटी बहुओं को भी गले से लगाकर कहती है, जब से तुमने हमारे घर में कदम रखे हैं, तब से ही हमारे घर में खुशियों का माहौल पूरे घर के अंदर फैल गया है। मैं तुम्हें बहुत भाग्यशाली मानती हूँ। सावित्री की बात सुनकर अनाया, राकी और माया तीनों ही बहुत खुश होती हैं। वहीं कल्पना और श्वेता भी बहुत खुश होती है। तभी उन दोनों के पति उनके पास आते हैं और उन दोनों से कहते हैं, कल्पना, आखिरकार हम भी अपने परिवार की एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। देखना, आने वाले इस नन्हे मुन्ने बच्चे को दुनिया की सबसे ज्यादा खुशी मैं ही दूंगा। और मैं भी अपने बच्चे के लिए वो सब करूंगा जो एक बाप को करना चाहिए। मैं उसे कभी भी किसी भी परेशानी से गुजरने नहीं दूंगा श्वेता। ऐसा कहकर वे दोनों अपनी पत्नियों को गले से लगा लेते हैं। सभी लोग बहुत खुश होते हैं। तभी राजीव और विनीत दोनों ही अपनी एक मीटिंग के लिए घर से निकल जाते हैं। लेकिन जहां खुशियों का इतना अच्छा माहौल छा रहा था, वहीं अचानक से दुखों का पहाड़ टूटने वाला था। घर पर सब खुशियों से पागल हो रहे थे। तभी टेलीफोन की घंटी बजती है। अरे अनाया बहू, जरा देख तो सही, टेलीफोन पर कौन है जो बार बार घंटी बजाए जा रहा है? जी माँ जी, अभी जाकर देखती हूँ। अनाया टेलीफोन के पास जाती है और फोन उठा लेती है। जिसके बाद टेलीफोन की दूसरी तरफ से एक नर्स कहती है, क्या ये घर विनीत और राजीव का है? क्या मेरी बात उनकी माँ से हो रही है? हाँ जी, ये घर राजीव और विनीत का ही है,
लेकिन मैं उनकी माँ नहीं हूँ। मैं इस घर की छोटी बहू हूँ। बताइए, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है? ये कहते हुए मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि राजीव और विनीत अब इस दुनिया में नहीं रहे। एक बहुत बड़े कार एक्सीडेंट की वजह से उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी डेड बॉडी हॉस्पिटल में है, आप लोग आकर ले जा सकते हैं। ये सुनते ही अनाया के हाथ पैर कांपने लगते हैं, मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। जहाँ चारों तरफ खुशियों का माहौल था, वहाँ अचानक से मातम में बदल जाता है। जैसे ही अनाया घर के सभी सदस्यों को इस बात के बारे में बताती है, सभी फूट फूट कर रोने लगते हैं। विक्की, विवेक और राहुल तीनों ही अपने बड़े भाइयों की डेड बॉडी हॉस्पिटल से लेकर आते हैं ताकि वो अपने दोनों भाइयों का अंतिम संस्कार करवा सकें। हे भगवान, ये मेरे दोनों बच्चों के साथ क्या हो गया? मैंने ऐसा कभी सपने में भी नहीं सोचा था। माँ जी, अपने आप को संभालिए। अगर इस प्रकार रोती रहेगी आप तो आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। माँ जी, आप तो जानती हो ना, हमारे जेठानियों की रो रो कर बुरी हालत हो गई है। उनका इस समय ख्याल भी रखना चाहिए हमें। अरे ये जो हुआ है उन दोनों के ही काले नसीब की वजह से हुआ है। मैं उन दोनों को इस घर में नहीं रहने दूंगी। सावित्री रोते हुए कल्पना और श्वेता के पास जाती है और उन दोनों का हाथ पकड़कर उन्हें घर के बाहर निकाल देती है। चली जाओ यहाँ से। आज के बाद इस घर की तरफ लौट कर भी मत आना। तुम दोनों की वजह से मेरे दोनों बेटे मुझसे छिन गए हैं। मैं अब तुम दोनों को इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। नहीं माँ जी, आप ये क्या कर रही हो? इसमें हमारी जेठानियों का क्या कसूर है? जो हुआ वो किस्मत का लेखा जोखा है। अनाया, माया और राखी तीनों ही मिलकर अपनी सास को अच्छे से समझाती हैं। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो ये दोनों इस घर में रह सकती हैं, लेकिन इन्हें समझा देना कि ये दोनों मेरी आंखों से दूर ही रहे। सावित्री ऐसा कहने के बाद घर के अंदर चली जाती हैं। वहीं अनाया, राखी और माया तीनों की तीनों अपनी दोनों जेठानियों को घर के अंदर ले आती हैं। उस दिन के बाद से सावित्री भी बेचारी कल्पना और श्वेता को दिन प्रतिदिन ताने सुनाया करती, जिसके चलते कल्पना और श्वेता दोनों ही गुमसुम सी रहना शुरू कर देती हैं। एक दिन अनाया जेठानियों से कहती है, जेठानी जी, अगर आप दोनों इस प्रकार उदास उदास रहोगी तो बच्चों के ऊपर बुरा असर पड़ सकता है। तो तुम ही बताओ, अब हम दोनों कर भी क्या सकते हैं? माँ जी ने तो हमें जैसे त्याग ही दिया है, ऊपर से ताने भी सुनाती है। इस जिल्लत भरी जिंदगी से अच्छा तो हमें मौत आ जाए। नहीं नहीं, आप ऐसा क्यों सोचती हो? आप तो हमारी बड़ी बहन की तरह हो। जो भी होगा अच्छा ही होगा। माया राखी और अनाया का हाथ पकड़ के उन दोनों को अकेले में ले जाती है और उन दोनों से कहती है, वैसे इस प्रकार तो उनकी जिंदगी नहीं गुजर सकती। मैं सोच रही थी क्यों ना हम अपनी जेठानियों की शादी करवा दें। बस हमें किसी तरह अपनी सास को समझाना होगा। हमारी बेरंग जेठानियों की जिंदगी में रंग घोलने के लिए यही सही रहेगा। माया की बात मानकर राखी और अनाया उसके साथ मिलकर सावित्री के पास जाती है। तीनों की तीनों सावित्री को खूब देर तक अच्छे से समझाती हैं, जिसके बाद सावित्री उनकी बात समझ जाती है और कहती है, तुमने बिल्कुल सही कहा। मैंने अपनी दोनों बड़ी बहुओं के ऊपर बहुत अत्याचार किया, लेकिन अब मुझे उनके बारे में सोचना चाहिए। मुझे उनके अच्छे घराने में शादी करवा देनी चाहिए, जो उनके बच्चों का भी ख्याल रख सके और उन दोनों का भी। फिर क्या था, सावित्री दो अच्छे लड़के ढूंढती हैं जो कल्पना और श्वेता को उनके बच्चों के साथ स्वीकारते हैं, जिससे राखी, माया और अनाया तीनों ही बहुत खुश होती हैं और खुशी खुशी अपनी दोनों जेठानियों की शादी बहुत धूमधाम से करवा देती हैं। उस दिन के बाद से उन तीनों की जेठानियां कल्पना और श्वेता दोनों खुशी खुशी अपने ससुराल में रहने लगती हैं। कुछ ही समय में उन दोनों को बेटे होते हैं, जिसके चलते उनके पति उन्हें और भी ज्यादा प्यार करने लगते हैं। अरे क्या बात है बहू, पिछले आधे घंटे से मेरे सर पर क्यों तनी खड़ी है? जा जाकर चाय बना। मगर माँ जी, बगैर चीनी की चाय बनेगी कैसे? क्योंकि चीनी खत्म है। इतनी जल्दी चीनी कैसे खत्म हो गई? ये चक्कर क्या चल रहा है? 1 किलो चीनी ठीक से 2 दिन भी नहीं चलती। कभी चीनी चट तो कभी चाय पत्ती सफा चट। और तो और रसोई का राशन का तो कोई हिसाब किताब ही नहीं है। पता नहीं कैसी हफ्सी बहू मिली है, किचन का कोई भी सामान हफ्ता भर नहीं ले जाती है। ये सुनकर संवेदिता गुस्से में अपनी सास पर चढ़ बैठती है
अगर मैं हपसी हूँ तो आप भी कोई हींग जीरा नहीं खाती सासू माँ, समझी ना? अब ये बड़बड़ करना बंद कीजिए और बनिए के पास से चीनी ले आइए, वरना चाय नहीं मिलेगी। सास चीनी लाकर बहू को दे देती है और संवेदिता चाय बनाकर सास को परोसकर खाना बनाने में जुट जाती है। आज तो बाल बाल बच गई, मगर कब तक मैं माँ को छिप छिप कर अपने ससुराल से खाना भेजती रहूंगी और माँ जी के सामने कब तक झूठी सफाई पेश करती रहूंगी। तो देखा आपने दर्शकों, दरअसल बहू की रसोई से जल्दी जल्दी राशन खत्म होने का राज बहू का मायके खाना भेजना था, क्योंकि संवेदिता की माँ चारुलता बहुत ही कामचोर थी, जो चूल्हे चौके के नाम से ही चिढ़ जाती थी। जब तक संवेदिता मायके में थी तो सब ठीक था, मगर संवेदिता के ससुराल जाते ही चारुलता ने अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लिया। ऐसे में मायके के मुंह से बेचारी बहू आज तक बड़ी ही सफाई से ससुराल का खाना मायके पहुंचा रही है, क्योंकि बहू का मायका कुछ ही दूरी पर था। बहू बनाया हुआ खाना पैक करके किचन की खिड़की से फांद कर फटाफट मायके आती है, जहां उसका पिता पवन भूख से बेहाल हो रहा था। जैसे ही संवेदिता खाने का बॉक्स खोलती, उसकी आलसी माँ चारुलता खाने पर टूट पड़ती है। अरे वाह, क्या बात है, गर्मा गर्म कचौड़ी के साथ स्वादिष्ट आलू गोभी खाने का मजा ही अलग है। अरे भाग्यवान, बस तुम्हारा पेट ही पहाड़ है, कभी ये मन नहीं करता कि पति को भी पूछ लूं। अरे तुम जानते तो हो, भूख के आगे मुझे कुछ भी नहीं दिखता। माँ, आखिर ऐसा कब तक चलेगा? कब तक मुझे छुपे रुस्तम की तरह अपनी ससुराल की रसोई से खाना मायके लाना होगा? अरे छोड़ क्यों नहीं देती आप आलस करना। ये सुनकर चारुलता झूठ मूठ कर रोते हुए कहती है, सच ही कहते हैं लोग, शादी के बाद बिटिया पराई हो जाती है, मगर एक बात याद रखना मेरी बच्ची, माँ माँ होती है और बड़ापा होता है। ओहो माँ, बस कीजिए ये मेलोड्रामा, जा रही हूँ मैं, वरना मेरी सास ने मुझे किचन में नहीं पाया तो बखेड़ा खड़ा कर देंगी। बेचारी बहू भाग भाग कर पीछे के रास्ते से अंदर आती है, तभी वहाँ खड़ी सास उसे घूरने लगती है। क्यों बहू रानी, घर में बतेरे दरवाजे होते हुए खिड़की से आने की जहमत क्यों उठा रही है? शुरू हो गई सासू माँ की इंस्पेक्शन, अब कैसे बचूं? अरे क्या हुआ बहू रानी, मुंह में ही फुसफुसाती रहोगी या बोलोगी? वो माँ जी, एक बड़ा सा चूहा ना टमाटर लेकर भाग गया, बस उसे ही मारने के लिए मैंने खिड़की से छलांग लगाई थी। हाँ, रहने दे बहू रानी, ये चंकी चाट की चालबाजी सास के साथ मत चला। अगर तू 72 पेच है बहू रानी, तो मैं भी 56 चूरी हूँ, कुछ तो झोल है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं, बेचारी बहू ससुराल और मायके में बट कर रह जाती है। तभी एक दिन संवेदिता की कामचोर माँ चारुलता फोन पर फरमाइश करती है, मेरी बिटिया तात लई है, माँ ये मक्खन लगाना बंद करो और मुद्दे पर आओ। अरे बेटी, वो आज ना मुझे पालक पनीर खाने का बड़ा मन है, तू वही बना कर लाना। चारुलता अपनी फरमाइश बताकर फोन रखती है और बेचारी बहू सर पकड़कर बोलती है, माँ के लिए तो मेरे ससुराल की रसोई 5 स्टार होटल हो गई है। फरमाइश दिया और फोन काट दिया। पालक पनीर बनाने से पहले मेरी खड़ूस सास 100 सवाल खड़े करेंगी। बहू सास के पास आकर बोलती है, माँ जी, वो मेरा पालक पनीर खाने का बहुत मन है, प्लीज कुछ पैसे दे दीजिए। ये सुनकर सुषमा अपनी बहू को फटकारती हुई बोलती है, अरे पैसे क्या पेड़ पर रुकते हैं, सारा पैसा तो रसोई का राशन खरीदने में खर्च हो जाता है। मेरे पास तेरी पालक पनीर की फरमाइश पूरी करने के लिए एक पैसा नहीं है। अरे भाग्यवान, इतनी कंजूसी करके कहाँ जाओगी, दे दो बहू को पैसे। हाँ माँ, वैसे भी पालक पनीर का खाने का चाव है। फिर ठीक है, अपने बेटे पर तो सुषमा सब न्यौछावर कर दे। सुषमा अपनी बहू को 500 रुपए का नोट दे देती है और संवेदिता पूरे पैसे खर्च करके मायके और ससुराल की रसोई पकाती है। अरे बहू, ये चूल्हे पर हांडी क्यों चढ़ा रखी है, मोहल्ले को दावत पर बुलाया है क्या? अरे नहीं माँ जी, ये तो अपने ही परिवार में खत्म हो जाएगा। अरे बहू, तेरा पेट एशिया से भी बड़ा है, इसलिए थोड़े में भरता नहीं है, जाने कब बंद होगी तेरी हपसी हरकतें। ये बोलकर सास वहाँ से चली जाती और बहू सभी को खाना खिलाने के बाद खाना लेकर मायके पहुँचती है। अरे आ गई मेरी बेटी, चल अब जल्दी से खाना खिला दे। हाँ, क्यों नहीं, ये लो भर भर के खा लो, आपको तो बस चरने आता है, बस खाना बनाने के नाम से चिड़चिड़ी हो जाती है। अरे संवेदिता, तू चाहे लाख भिगो कर जूते क्यों न मार ले, मगर तेरी आलसी माँ को अपनी भूख के आगे बेटी के बसे बसाए घर की कोई परवाह नहीं है।
ऐसे ही समय गुजरता जाता है, मगर संवेदिता के लाख बोलने पर भी उसकी माँ के सर चढ़ा फूहड़पन का फितूर नहीं उतरता। वहीं दूसरी ओर ससुराल का हर एक दिन संवेदिता पर भारी पड़ने लगता है, जब सास के ताने बाने बढ़ते ही चले जाते हैं। माँ जी, आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? अरे मैं कौन सा तेरे सर पर चढ़कर खड़ी हूँ, बना खाना। बेचारी बहू सास की निगरानी में खाना बनाते हुए बोलती है। ससुराल से मायके खाना भेजने का क्या खूब नजराना मिला है कि अब ये किचन मेरे लिए कटघरा बन गया है। संवेदिता खाना बनाकर ससुराल के लोगों में सर्व कर देती है। वाह संवेदिता, क्या डिलीशियस दाल मखनी बनाई है तुमने। सचमुच बहू, खाना वाकई बहुत स्वादिष्ट है। सभी खाने में बिजी हैं, ये सही मौका है मायके में खाना देकर आने का। मैं जरा रसोई में जा रही हूँ। बहू रसोई का बहाना बनाकर अपने मायके खाना देने आती है। तभी सास भी बहू के पीछे पीछे मायके पहुंच जाती है और बहू का भांडा फूट जाता है। क्या बात है बहू रानी, क्या खूब खातिर भाव हो रही है मायके वालों की। अब पता चला कि रसोई जल्दी जल्दी से खाली कैसे होता था। ओ गॉड, आज तो बुरी फंस गई। शक तो मुझे पहले ही था, क्यों समझी जी? मैंने तो सुना था कि बाप बेटी के ससुराल का पानी भी नहीं पीता, और यहाँ आप दोनों मियाँ बीवी बड़े ही मजे से मेरे घर से आया खाना गपागप ठूस रहे हैं। मेरे घर का किचन कोई राशन कोटा नहीं। और दूसरी बात बहू रानी, ससुराल से मायके कुछ जाता नहीं बल्कि आता है। तूने इतने दिनों तक हमें अंधेरे में रखा, अब तू यहीं रहेगी। ये सुनकर संवेदिता की आंखों में आंसू भर आते हैं। तभी चारुलता बोलती है, अरे नहीं नहीं समधन जी, मेरी संवेदिता से नाता तोड़कर मत जाइए। मेरी सजा मेरी बेटी को मत दीजिए, इसे लेते जाइए। अब मेरी संवेदिता आपको शिकायत का मौका नहीं देगी। हाँ सासू माँ, मुझे मायके में छोड़कर मत जाइए। शादी के बाद ससुराल ही बहू का असली घर होता है। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं फिर कभी ससुराल से खाना मायके नहीं लाऊंगी, पक्का। ऊपर से सख्त दिखने वाली सुषमा को बहू के आंसू पिघला देते हैं और फिर सुषमा संवेदिता को लेकर घर लौट जाती है। वहीं अपनी बेटी का बसा बसाया घर टूटने के डर से चारुलता आलस छोड़कर अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए खुद खाना बनाने लगती है। वहीं सास भी बीती बातों पर मिट्टी डालकर अपनी बहू को माफ कर देती है और इस तरह ससुराल से मायके खाना भेजने का सिलसिला यहीं खत्म हो जाता है।